हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और मैं क्लाइंट जॉय में को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। क्लाइंट जॉय 4,000 एजेंसीज और 11,000 से भी ज्यादा फ्रीलांसर्स को 90 देशों में अपने क्लाइंट्स को मैनेज करने में और अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो उसके बाद 1.5 साल तक इन्वेस्टमेंट बैंकर रहा और उसके बाद ये टेक प्रोडक्ट फाउंड किया मैंने अलॉन्ग विथ माय को फाउंडर अनुपमा। और ये जो हमारी जर्नी थी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड टू स्टार्टिंग अ टेक प्रोडक्ट, और ये जो मेरी जर्नी थी मैकेनिकल इंजीनियर से लेकर के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर के टेक कंपनी स्टार्ट करने की, ये एक काफी अलग तरीके की जर्नी थी जिसमें हर एक स्टेप पे थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने को मिली। और मैं आपके साथ इस वीडियो में 3 चैलेंजेस और 3 चीजें जो हम लोगों ने सीखी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला चैलेंज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो था टीम बिल्डिंग। जब हम लोगों को ये आइडिया आया तो हम लोगों को एक टीम बनानी थी। अब टीम में सबसे पहले हम लोगों को इंजीनियर्स की जरूरत थी। अब इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हो उनमें टिपिकली ये होता है कि कोई 1 या 2 इंसान अकेले काम नहीं करना चाहते, वो एक ग्रुप में काम करना चाहते। तो कम से कम 6, 8, 10 लोगों का एक टीम चाहिए जिनमें अंदर इंजीनियर्स काम करें और वो एक दूसरे से भी सीख पाए और एक दूसरे को भी सिखा पाए। हमारे पास 6-8 इंजीनियर्स को रिक्रूट करने का बजट नहीं था और 1-2 के लिए लोग आने के लिए रेडी नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे हम अहमदाबाद में बेस्ड थे तो अहमदाबाद के आजू बाजू के जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स थे वहां पर जाके हम लोगों ने इंटर्न्स को रिक्रूट किया। तो बजट जो था वो एक फुल टाइम ग्रेजुएट का था, पर हर एक साल में 8 से 9 महीने की इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो हर एक कॉलेज में से हम 6-7 इंजीनियर्स को एज इंटर्न रिक्रूट करके आए हमारे कंपनी में, और उससे एक साथ हमारे पास 15 से 18 इंजीनियर का एक पूल बना। तो अब जो नए हम लोग फुल टाइम इंजीनियर्स को रिक्रूट करना चाहते थे उन लोगों के लिए भी एक बड़ा टीम था एटलीस्ट अगले 8 से 9 महीने के लिए, और जो लोग इंटर्न्स थे उनके लिए भी 1 या 2 टीम लीडर्स थे जिनसे वो लोग सीख सकते थे और अपने करियर में आगे बढ़ सकते थे। तो ये हमारा सबसे बड़ा और पहला चैलेंज था। मैं दूसरे चैलेंज पर मूव करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट देना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये कंपनी कैसे चालू की और क्यों चालू। तो जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकर थे एंड जब हम लोग बैंकिंग में काम कर रहे थे, थोड़ा सा समझ रहे थे कि किस तरह से इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, किस तरह से फंडिंग होती है अलग अलग टाइप की कंपनीज की, तो तब थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रहता था। और मैं और जो मेरी बिजनेस में को फाउंडर है अनुपमा, हम दोनों को साइड प्रोजेक्ट्स पे काम करने का शौक था। तो हम दोनों साइड पे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है तो मैं सेल्स का काम करता था। मैं लोगों के पास जाके उनको ऐसा बोलता था कि हम आपका वेबसाइट बनाएंगे, 10,000 रुपए में, 7,000 रुपए में, 15,000 रुपए में आपका वेबसाइट बना के देंगे। अगर आपके पास वेबसाइट होगा तो आपको ज्यादा बिजनेस मिलेगा, आपके लिए ज्यादा क्वेरीज आएंगी। तो मैं 10 में से 3 या 4 लोगों को इस तरह से कन्वर्ट कर लेता था, और फिर जैसे ही वो प्रोजेक्ट आता था तो मैं अनुपमा को देता था और वो वेबसाइट बनाती। ऐसा करते 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 हमने 5 या 6 महीने ये किया तो हमें ये रियलाइज हुआ कि हम लोग ये बिजनेस में जो साइड प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं देन जो हम लोग फुल टाइम जॉब कर रहे थे। तो हम दोनों ने जॉब छोड़ा और इस चीज को साथ में काम करना शुरू किया। और फिर ओवर नेक्स्ट 4 और 5 इयर्स हम लोग ने ये जो टीम थी हम दोनों की उसको स्केल किया 55 लोगों की टीम तक। और हम लोगों ने वेबसाइट डिजाइन जो हम लोग ने जिससे स्टार्ट किया था वहां से स्केल किया कि हम SaaS प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे, फिनटेक प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस भी बनाने लगे हमारे क्लाइंट्स के लिए। और वहां जाकर के हमको रियलाइज हुआ कि अगर आप कोई भी तरह का सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं या फिर आप कोई IT सर्विस कंपनी चला रहे हैं या कोई ग्राफिक डिजाइन का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपका काफी टाइम क्लाइंट मैनेजमेंट में वेस्ट होता है। तो हम लोग जब स्केल कर रहे थे तो क्लाइंट मैनेजमेंट हमेशा हमारे लिए एक कांस्टेंट चैलेंज था। और ये चैलेंज इस चीज की वजह से था क्योंकि हम लोग 5 या 6 अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते थे हमारे क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये तो तरीका नहीं हो सकता बिजनेस चलाने का, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये चैलेंजेस में ही अटके हुए हैं। हम अच्छा काम और ज्यादा काम तो हम कर नहीं पा रहे हैं।
तो हमने, हमारे बहुत सारे दोस्त भी थे जो हमारे जैसी कंपनी चला रहे थे, तो हमने टोटल 200 लोग से बात की जो 33 कंपनीज में काम करते थे, जो 14 डिफरेंट इंडस्ट्री सब वर्टिकल्स में। उनसे बात करके पता चला कि सारी की सारी छोटी एजेंसी, छोटी सर्विस कंपनी में यही प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि हमने SaaS प्रोडक्ट्स हमारे क्लाइंट्स के लिए तो पहले बनाए हैं, अब हम जैसों के लिए एक SaaS प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और वहां से क्लाइंट जॉय का आइडिया आया। क्लाइंट जॉय, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हमारी जैसी कंपनी, जैसे एजेंसी है या फ्रीलांसर है, उनकी मदद करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में और अपने क्लाइंट्स को मैनेज करने में। अब क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा क्लाइंट जॉय के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी दूसरी चैलेंज के बारे में, जो है हमने कस्टमर्स कैसे अक्वायर किए। अब क्लाइंट जॉय का जो वैल्यू है वो तभी आता है जब आपका सारा सेल्स का डेटा, सारे प्रपोजल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे के सारे टीम मेंबर्स, प्रोजेक्ट्स, टिकट्स, इनवॉइसिंग, पेमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें जब आप क्लाइंट जॉय पे लेके आते हो, तभी आपको उससे वैल्यू या रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर वो मिलना शुरू होता है। अब ये जबकि कोई नया कंपनी है, कोई नया प्रोडक्ट है, तो कोई भी एस्टैब्लिश्ड और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए उसके ऊपर ट्रस्ट करना कि हमारे सारे बिजनेस के डेटा को ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल दो, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रपोजिशन था। तो जब क्लाइंट जॉय को बेचने के लिए जाता था मार्केट में, किसी कस्टमर के साथ जूम कॉल पे, किसी कस्टमर को फिजिकली मिलने के लिए, किसी कस्टमर को ईमेल करके या प्रेजेंटेशन बना के पिच करने में, तो उनका रिप्लाई टिपिकली यही आता था कि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमें देख के अच्छा लग रहा है, पर हम अपना सारा डेटा एक साथ इसके ऊपर मूव नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नहीं। तो इसमें ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसमें हम लोगों ने ये सोचा कि ये चैलेंज को ब्रेक करने के लिए हमें ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए एक बड़ा बिजनेस प्लेयर बनना पड़ेगा। बड़ा बनने के लिए पहले कस्टमर्स आने चाहिए। तो एक साइकिल जैसा था कि अगर कस्टमर्स नहीं आएंगे तो हम बड़े नहीं बन पाएंगे, बड़े नहीं बन पाएंगे तो ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं होगा, और ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं होगा तो कस्टमर्स नहीं आ पाएंगे। तो ये एक साइकिल के अंदर हम लोग एक बार घुस चुके थे। तो आइडिया ये था कि हम इसको तोड़ें कैसे, ये ब्रेक कहां से करें। तो हमने ये सोचा कि एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग किस पे ट्रस्ट करते हैं, तो या तो एक बड़े बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं या तो एक बड़े मार्केट प्लेस पे ट्रस्ट करते हैं। सो जैसे आप जब कोई भी चीज खरीदते हो तो या तो आप Amazon के ऊपर या Flipkart के ऊपर भरोसा करते हो कि अगर यहाँ पर कोई सेलर की चीज अवेलेबल है तो वो एक ठीक प्रोडक्ट होगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा और आप ट्राई कर सकते हो, या तो आप कोई बड़े बिजनेस के प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते हो ट्राई करने के लिए। अब हम बड़े बिजनेस तो थे नहीं, तो हमने ऐसे ही मार्केट प्लेसेस को ढूंढा। जैसे Amazon, Flipkart प्रोडक्ट के मार्केट प्लेसेस हैं, वैसे एप्सुमो है, पिचग्राउंड है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के मार्केट प्लेसेस भी हैं जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो अर्ली कस्टमर्स लाने के लिए ये ट्रस्ट वाला जो साइकिल था, ये ब्रेक करने के लिए हमने क्लाइंट जॉय को इन मार्केट प्लेसेस पे लॉन्च किया, जिससे कि लोगों का भरोसा आ पाए। फिर जैसे लोग आए, उन्होंने यूज किया, उनका पॉजिटिव फीडबैक आया, तो वही चीज हम लोग ने यूज करके एक वॉल ऑफ लव बनाया, जहां पर हमारे कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल डाले, हमने उनके वीडियोस लिए, थर्ड पार्टी रिव्यू प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनसे रिव्यूज लिखवाए, और फिर उसको यूज करके हमारे एडवर्टीजमेंट्स में हम और कस्टमर्स को लेके आए। तो ये जो हमारा एक अनब्रेकेबल साइकिल बन गया था, वो क्योंकि हम लोग ये ट्रस्ट वाला चीज क्रैक कर पाए, तो नाउ इट बिकेम अ साइकिल वेयर इट वाज हेल्पिंग अस। सो जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स आते गए, वैसे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता गया, और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता गया, और कस्टमर्स आते गए, एंड सो ऑन एंड सो। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व हमारा सेकेंड वाला चैलेंज, कस्टमर एक्विजिशन और ट्रस्ट वाला चैलेंज। अब मैं आपको एक तीसरे चैलेंज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है इन्वेस्टर्स वाला चैलेंज, कि आप फंडिंग कैसे रेज करोगे। आपके पास एक आइडिया है, एक छोटा सा टीम है, शायद एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, या फिर 20, 25, 50 लोगों के साथ आपने रिसर्च करके आपको कुछ इनसाइट्स मिले हुए हैं। इसके बेसिस पे आपको ऐसा लगता है कि आप एक सोल्यूशन बना सकते हो, लेकिन वो सोल्यूशन बनाने के लिए आपको एक सीड फंड, एक इन्वेस्टर की जरूरत है, जो आपको 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख, 50 लाख रुपए आपको दे पाए। तो वो आप कैसे लेके आओगे, ये हमारे लिए भी चैलेंज था। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कहाँ से आएगा। तो इस केस में एक चीज जो मैं सब लोगों को बोलता हूँ इज कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसको हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करो और उनका फीडबैक लो। सिर्फ आपके दोस्त और आपके पेरेंट्स के साथ या आपके रिलेटिव्स के साथ नहीं,
क्योंकि एक तो चीज ये होती है कि हमारा खुद का आइडिया होता है तो हमें सबसे प्यारा होता है, हमें लगता है कि हमारा आइडिया बेस्ट है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और पेरेंट्स आपको हर्ट नहीं करना चाहते, तो वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दे पाते। वो आपको फीडबैक भी देंगे तो थोड़ा सा बैक हैंडेड फीडबैक होता है, जिसमें 5 चीजें अच्छी बोलेंगे और एक शायद थोड़ी सी खराब बोलेंगे। पर आपको जेन्युइन फीडबैक जो है वो ऐसे ही लोगों से मिलेगा जो आपको पैसा देने वाले हैं, या तो आपके कस्टमर्स से या तो आपके इन्वेस्टर्स। जब आप एक आइडिया लेके जाओगे अपने कस्टमर के पास और आप उनको बोलोगे कि आपके ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, लाओ 100 रुपए, या फिर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे कोई आइडिया लेके, आप ये बोल के कि ये मार्केट इतना बड़ा है, ये प्रॉब्लम है और ये मेरा सोल्यूशन है, लाओ 50 लाख रुपए, तब आपको एक जेन्युइन फीडबैक मिलेगा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जैसे ही आपके पास कोई आइडिया है तो आप ऐसे लोगों से बात करना शुरू कीजिए जो या तो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं या तो आपके इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। दूसरा एक चैलेंज इसमें ये आएगा कि आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मना करेंगे, और ये इसमें एक चीज समझने वाली चीज ये है कि आपको 100 लोग मना करेंगे और वो करेंगे ही, आपको वो ना सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको वो 100 में से इसमें डेमोक्रेसी जैसा नहीं है, इसमें आपको मेजोरिटी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक हाँ चाहिए या 2 हाँ चाहिए। आप 100, 150, 200 इन्वेस्टर्स के साथ बात करोगे, उसमें से अगर 2 लोग भी हाँ बोल देंगे तो आपका काम तो हो जाएगा। तो क्योंकि आपको 100 में से 50 लोगों की हाँ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 लोगों की हाँ चाहिए, तो स्टार्ट जितना हो सके उतना जल्दी अपने आइडिया को एक अच्छे से प्रेजेंटेशन या एक अच्छे से पिच डेक बनाओ और उसके साथ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाओ, एक टीम बनाओ और वो लेकर के हो सके उतने इन्वेस्टर्स को पिच करो। ये चीज करने का एक तीसरा फायदा भी है। तीसरा फायदा ये है कि जैसे आप पिच करना शुरू करोगे तो आप जब आइडिया सोचते हो तो आपको लगता है कि कुछ अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे आपका सोल्यूशन मार्केट में चलेगा। वो अजम्पशन क्या सही है और नहीं है, ये आपको इन्वेस्टर के क्वेश्चंस से भी पता चलेगा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपको ये ऐसे पूछेंगे जो आपने नहीं सोचे थे अपने बिजनेस प्लान बनाते टाइम, आपने नहीं सोचे थे अपना प्रेजेंटेशन या आइडिया सोचते टाइम। तो ये जो एक जर्नी है जिसमें आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोलेंगे, ये एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है फॉर अ स्टार्टअप, और ये आपको करनी ही है। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ, मुझे तब नहीं पता था। तो जब मैं इन्वेस्टर्स के पास जाता था पिच करने के लिए तो वो मना कर देते थे, जो अच्छे थे वो मना कर देते थे, जो कुछ अच्छे नहीं थे वो जवाब नहीं देते थे, वो बोलते थे कि अपन एक महीने बाद बात करेंगे, 3 महीने बाद बात करेंगे, और फिर वो बात मतलब होती ही रहती थी। तो एक चीज तो ये भी है कि अगर इन्वेस्टर कोई मना करता है तो वो अच्छा है, क्योंकि फिर आपको पता है कि उनकी ना जो है उसको हाँ में कन्वर्ट करना है, या तो अगर वो नहीं कन्वर्ट हो सकती तो आपको किसी और के पास जाना है। पर अगर कोई इन्वेस्टर आपको नहीं बताता कि हाँ है या ना है तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट रिलेशनशिप भी हो जाता है। तो ये चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया टू रीच आउट टू एज मेनी इन्वेस्टर्स एज पॉसिबल। तो हम इन्वेस्टर्स की वेबसाइट पे गए, उनके टीम्स पेज पे गए, वहां पर देखा कि कौन सा एनालिस्ट है उनकी टीम में जो हमारे सेक्टर को देखता है, जो कि सॉफ्टवेयर सर्विस या सास सेक्टर है। तो हमें पता चला कि ये एनालिस्ट देखता है हमारे सेक्टर को। वो एनालिस्ट के लिंक्डइन प्रोफाइल पे गए, उनको रिक्वेस्ट भेजा और एक छोटा सा 50 वर्ड का इंट्रोडक्शन भेजा कि क्या हम 15 मिनट या 30 मिनट का एक कॉल पे बात कर सकते हैं क्या। इसमें एक चीज ये है कि एनालिस्ट जो है वो तो आपको रिप्लाई करेगा ही, क्योंकि उनका प्रमोशन अच्छे स्टार्टअप को ढूंढने में अटका हुआ है। तो वो उनका तो काम है हो सके उतने स्टार्टअप्स के साथ बात करना। फिर तो इट इज इजी कि एनालिस्ट के साथ एक बार बात होनी शुरू हो गई, फिर आपको सिर्फ उनको खुद के सेल्स पर्सन में कन्वर्ट करना है कि वो उनके फंड में, उनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी में जा करके आपके स्टार्टअप के बिहाफ पर आर्ग्यू करे और पिच करे कि क्यों उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 चैलेंजेस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थोड़ी सी हमारी जर्नी, थोड़ी सी कंपनी की जर्नी, और हमने टीम कैसे बनाई अर्ली स्टेजेस में, हमने इन्वेस्टर्स से फंडिंग कैसे ली अर्ली स्टेजेस में, और हम लोग ने कस्टमर्स किस तरह से एक्वायर किया और ट्रस्ट का साइकिल कैसे ब्रेक किया। होप ये आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।